प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 4800 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दी मंजूरी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का किया उद्घाटन। सहकारिता समितियों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। और आज से शुरू हुई सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। 38 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल। देश विदेश में बनाए गए 7,000 से अधिक परीक्षा केंद्र। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की हुई अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 2500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। 7 नई आईटीबीपी की बटालियन बनाई जाएंगी, जिस पर 9400 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन है। सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले, ये प्रावधान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने 2 लाख पंचायतों में पैक्स स्थापित करने को मंजूरी दी है। साथ ही आगामी 5 सालों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डायरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना भी की जाएगी। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है। और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम करनाल में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने पानीपत में एथेनॉल प्लांट, रेवाड़ी में सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास, सांझी डेयरी परियोजना और रेडियो स्टेशन सहकारिता वाणी का भी शुभारंभ किया। ये एक्सपोर्ट हाउस व्यापारियों के लिए तो बड़ी भूमिका अदा करेगा, साथ ही इसके शुरू होने से किसानों को भी लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के क्रियान्वयन एवं विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ से विभाग नई ऊंचाइयां छुएगा। चावल निर्यात के साथ साथ हस्तकला को भी विश्व के बाजारों में बेचने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों को हरियाणा सरकार ने लागू करके पैक्स को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये एक्सपोर्ट हाउस बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही सरकार ने 2025 तक देश के हर गांव में पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सहकारिता समितियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहितैषी फैसले लेने के लिए प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ी लिखी पंचायतों का चयन आज देश में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है।
आज जो 5 इनिशिएटिव लिए हैं और भारत सरकार ने छठा जो एनसीडीसी की 10,000 करोड़ की एक लोन यहाँ पर भेजी है सहकारिता के बढ़ावे के लिए, मुझे पूरा विश्वास है इससे हरियाणा की सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी और आने वाले दिनों में हम मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को, मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बना पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में 11 सहकारी चीनी मिले हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए 6 मिल्क प्लांट लगे और 7वें मिल्क प्लांट का आज लोकार्पण किया गया है। सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना गुजरात का जो अकोदा विलेज है, अकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। हमारी 11 सहकारिता मिले हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की। मुख्यमंत्री ने दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एवं यौगिक स्टडीज भवन एवं विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। साथ ही विवेकानंद लाइब्रेरी के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महर्षि दयानंद को आजादी का सूत्रधार बताया। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने छुआछूत पाखंड के खिलाफ अभियान चलाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लड़कियों की शिक्षा के लिए हरियाणा में कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज स्थापित किए गए हैं और नए खोले गए 72 कॉलेजों में 31 लड़कियों के हैं। हरियाणा पुलिस की भर्ती में भी महिलाओं की संख्या 6% से बढ़ाकर 9% की है, जिसे 15% करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति प्रदेश में 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे। जो हमारा आह्वान है, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक महिलाओं का कॉलेज ये जरूर होना चाहिए। महिला नहीं हो तो कोविड भी अगर होगा तो भी महिलाओं के समुचित पढ़ने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हमने अपने आने के बाद कुल 72 कॉलेज, नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 31 केवल लड़कियों के हैं। इतनी बड़ी मात्रा में केवल लड़कियों के कॉलेज। पुलिस में भी महिलाओं की संख्या कैसे आगे बढ़े। हम जब आए थे तो 6% रेशो महिलाओं की उस समय थी, आज 9% हो गई है। हमारा टारगेट महिलाओं की संख्या पुलिस में 15% करने का है कि हम इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकें। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। इसी के लिए युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। युवा पीढ़ी जो ड्रग्स से जुड़ चुकी है, सूखे नशे की ओर बढ़ रही है, हमने आर्य समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, युवा पीढ़ी को समझाने का काम करेंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, राधा कृष्ण आर्य जी। इन्होंने बैठ करके निर्णय लिया है हरियाणा प्रदेश में दोनों काम हम आगे बढ़ाएंगे। उनमें नशा मुक्त हरियाणा, इसमें बच्चों में, युवा पीढ़ी में एक नव जागृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, संस्कारों से युक्त युवा बने, ऐसे हमारे प्रचारक उपदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 38 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। परीक्षाएं देश भर में 7,200 से अधिक केंद्रों और दुनिया भर के 26 देशों में आयोजित की गई हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 21 मार्च को समाप्त हो जाएंगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल को समाप्त होंगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 9 शुरू करने की घोषणा की है। बेंगलुरु में एरो इंडिया में मंथन 2023 कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वह देश के युवाओं के लिए वरदान है। उन्होंने युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। यह देश के नव सृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम के महत्व के साथ साथ युवाओं में जोश भरता है। हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसका मतलब बस यह भी नहीं है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए और वे कुछ रोजगार औरों के लिए भी पैदा कर सकें। कुछ है जो इन सबसे भी महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे देश को तलाश है, और वह महत्वपूर्ण चीज है हमारे युवाओं के भीतर से एक जेम्स वाट, एक न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन, जेसी बोस या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खोज निकालना, जो इतिहास की धारा को मोड़ सकें और मानवता को कुछ नई और मीनिंगफुल चीज दे सकें। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये मंथन कार्यक्रम रक्षा स्टार्टअप व्यवस्था की विकास यात्रा का उत्सव है। ये रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और IDEX पहल की सफलता का एक प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनना भारत की नीति है। उन्होंने कहा कि विश्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनना भी भारत की नीति है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल इसके लिए सबसे अच्छा समय है और भारत के युवा देश के भाग्य के श्रेष्ठ निर्माता हैं। हमारी डेस्टिनी है आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनना। हमारी डेस्टिनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। हिसार स्थित आकाशवाणी केंद्र में आज रेडियो किसान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया और कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव अन्य किसानों से साझा किए। केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी दीपक हुड्डा ने बताया कि आकाशवाणी हिसार में प्रतिवर्ष 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी अध्यक्ष पवन कुमार भी उपस्थित थे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों को आधुनिक खेती अपनाने की जरूरत है ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह भी किया। खेती के लिए हर साल बजट में बढ़ोतरी की जाती है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही पशुपालकों के लिए मोबाइल वैन की सुविधा शुरू करने जा रही है, जो पशुओं के बीमार होने पर घर आकर उनका इलाज करेगी। इसके लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। हमारा बजट जो है पिछले 2014 के बाद कृषि का 4 गुना बढ़ा है, नहरों का 3-4 गुना बढ़ा है, बाकी पशुपालन का, मछली पालन का तो हमने 40 गुना तक बजट बढ़ाया है। और इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके हमारा जो है किसानों का आमदनी बढ़ रही है। एक दफ्तर खोल जाएंगे पंचकुला में, उस नंबर पर जैसे कोई छोटा सा नंबर होगा, घंटी वहां जाएगी और उसके बाद वो अपने वहां हरियाणा में 2 से वो छोड़ देंगे हम डॉक्टर से और दवाई दे के मोबाइल में एम्बुलेंस जिसका मान लो इलाज हो तो फोन आ गया पंचकुला वाले यहाँ वापस फोन करेगा। हर एक मोबाइल की लोकेशन होगी, कौन सी मोबाइल कहाँ खड़ी है। जो नजदीक की 3-4 खड़ी होंगी उनको क्या जाएगा, भाई तो लाडवा के फलाने के जाके गाय बीमार से उसके जाके देख किया। वहीं कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। प्रगतिशील किसान मोनिका ने कहा कि वे 50 एकड़ से अधिक में बागवानी की खेती करती हैं, जबकि राज्यपाल ने बताया कि वे आंवलों का च्यवनप्राश तैयार करते हैं। ये बागवानी की खेती की हुई है सर, बाग लगाया हुआ है किन्नू और माल्टा का 50 एकड़ के अंदर, और वही खेती कर रहे हैं हम। साथ के साथ सब्जियां वगैरह भी लगाते हैं उसके अंदर, और ये क्या बोलते हैं जैविक खाद भी तैयार करते हैं। किसान है जो आंवला खेतों के अंदर होता है, ऑर्गेनिक आंवला, तो उसके अंदर उसका हमने एक च्यवनप्राश बनाया जी, सीताराम रसोई के अंदर हमने बनाया है, और रसोई का नाम ही सीताराम रसोई रखा है। मेरी धर्मपत्नी जी सरोज इसका सबसे बड़ा सहयोग रहता है जी। और उसमें हमने जंगली जड़ी बूटियाँ और देसी गाय का घी और ऑर्गेनिक जो किसानों से गुड़ और देसी खांड लेके उससे बनाते हैं जी। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर प्रदेश भर में योग कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इस बारे में हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि महर्षि दयानंद का हरियाणा और पंजाब में काफी प्रभाव रहा है।
उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 जनवरी से 33 दिन तक लगातार 75 लाख सूर्य नमस्कार के माध्यम से राष्ट्र वंदना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव के प्रयासों से आज पूरे विश्व में योग की अलख जग रही है। इन्हीं की बदौलत योग पूरा विश्व योग अपना रहा है। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में भी विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक बच्चे को योग की शिक्षा दी जाएगी। MBBS के विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष 10 दिन का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी रामदेव जी जो हरियाणा की मिट्टी से एक अनपढ़ किसान के परिवार से पैदा होकर पूरे विश्व में योग की अलख जगा रहे हैं, इन दोनों व्यक्तित्वों ने योग को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। हम देखते हैं आज पूरा विश्व योग की शरण में आना चाहता है और उसमें बड़ा योगदान मैं देखता हूं वो शिक्षा का हो सकता है। हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार की जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें विशेष रूप से योग को सम्मिलित करने का विधान रखा है कि हर बच्चों को योग पढ़ने का कहीं ना कहीं अवसर मिले। और उसमें मुझे जानकर आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि MBBS के बच्चों को भी अब अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष 10 दिन की योग की शिक्षा दी जानी तय हो गई है। योग का उनका जो विषय है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा हर रोज। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।